नाउ वी विल अंडरस्टैंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कांस्टेंट्स के अंदर इंटीग्रल टाइप के कांस्टेंट्स पढ़े, जिसके अंदर इंट पढ़ा, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। तो अब ये हमारे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अगर हम देखें तो ये भी इंटीग्रल टाइप की कैटेगरी के ही कांस्टेंट्स आते हैं। इसका रीज़न अभी हम समझेंगे, पर इन्हें हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स ही बोलेंगे। तो जैसे इंट के केस में हमने मेमोरी रेंज निकाली, डोमेन निकाला, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल। तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स के लिए हमें पता है, पहले तो इसकी डेफिनीशन समझना ज़रूरी है। 1 or 2 or sometimes more characters within single quote ये है makes a character constant। ये समझना बहुत ज़रूरी है, डेफिनीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1, 2 या कभी कभी उससे ज़्यादा कैरेक्टर भी अगर हम सिंगल कोट के अंदर रखते हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दें, मोर कैरेक्टर्स हमने बोला है। तो हमने एक लेक्चर में जिसमें कैरेक्टर का कैटेगराइजेशन किया था, कैरेक्टर सेट हमने पढ़ा था। एक बार मैं ज़रा फिर से डिस्कस कर देते हैं। कैरेक्टर सेट को हमने कैटेगराइज किया था, एक तो अल्फ़ाबेट के अंदर, दूसरा डिजिट्स के अंदर, और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर। तो अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल लेटर, डिजिट्स 0 से लेके 9 तक, और बाकी कीबोर्ड में बचे हुए कैरेक्टर्स, इनके अलावा जो हैं वो सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरी के कैरेक्टर्स हैं। तो दीज कैरेक्टर्स आर यूज टू मेक द लैंग्वेज सी, यानी सी लैंग्वेज के अंदर केवल यही कैरेक्टर्स यूज होंगे। अब हम डेफिनीशन में क्या कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर या दो, तो पहले हम 1 को लेते हैं। अगर एक कैरेक्टर को सिंगल कोट, कैरेक्टर मतलब इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर, तो जैसे मैं कहूँ ए, दिस इज ए कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे इंटीजर कांस्टेंट 5 है, 6 है, -7 है, ये हमारे डिफरेंट इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। इसी तरह से कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या होंगे, सिंगल कोट के अंदर अगर हम एक कैरेक्टर रखते हैं तो वो हमारा एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। ए है, डॉलर है, या फिर अगर मैंने लिखा 5, तो 5 भी यहाँ डिजिट नहीं है, सिंगल कोट में आने के बाद ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन गए। या फिर स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, तो ये स्पेस भी नॉन विजिबल कैरेक्टर है और ये भी एक कैरेक्टर है। अच्छा, 2 कैरेक्टर्स कभी कभी जैसे होते हैं, जैसे /n, यानी ये स्लैश और n, ये बैकवर्ड स्लैश है, ये एंटर की के बराबर होता है। कीबोर्ड में अगर देखें तो एंटर की होती है, ये उस की को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखने में तो 2 कैरेक्टर हैं, पर ये होता एक ही कैरेक्टर के बराबर है। तो अब हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स तो ये हो गए। अब इनको अगर हमें वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए हमें डेटा टाइप चाहिए। तो डेटा टाइप होता है कैर, जैसे इंटीजर के लिए इंट था तो कैरेक्टर के लिए कैर। और मेमोरी एलोकेटेड फॉर कैरेक्टर कांस्टेंट्स इज 1 बाइट। सी लैंग्वेज के अंदर 1 बाइट होती है, जावा में 2 बाइट होती है हालांकि, तो 1 बाइट है। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। अगर एक कैरेक्टर कांस्टेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको %c लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखना चाहें तो प्रिंटफ %c और कोई कैरेक्टर, जैसे मान लिया मैं डॉलर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो ये डॉलर कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इस तरह से सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए ये है। जैसे आप इंटीजर को भी प्रिंट करा सकते हैं तो %d लगाना पड़ता है। डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, जैसे 6,
तो डायरेक्ट वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन को प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी हम कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को अगर प्रिंट कराना है तो इसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के लिए %C फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। तो 1 बाइट, जैसा कि हमें पहले से पता है कि 1 बाइट में हमारी 8 बिट्स हो जाएंगी, और इसका रेंज निकालने का तरीका हमें पता है। ये हमारी 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हुई 2 टू द पावर 8। अब इसमें आधी निगेटिव और आधी पॉजिटिव। एक चीज़, ये निगेटिव पॉजिटिव की बात हम कैरेक्टर में क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। तो 2/2, तो यानी 2 टू द पावर 7 विच इज इक्वल टू 128। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 128 निगेटिव और 128 पॉजिटिव कैरेक्टर्स होंगे। ध्यान दें, कैरेक्टर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ से एक बात सबसे जो इम्पॉर्टेंट है उसको नोट करके हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप या इंटीजर कांस्टेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसका मीनिंग क्या है व्हेनेवर रिक्वायर्ड? यानी सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स को इंटीजर की तरह ट्रीट करते हैं। यानी जो कैरेक्टर कांस्टेंट होंगे उन्हें इंटीजर मानेंगे, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। यानी जो इंटीजर होंगे वो भी कैरेक्टर में आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कैर का इंट में और इंट का कैर में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। ये बात अभी हम समझेंगे। तो ये ध्यान दें कि जो कैरेक्टर हैं वो इंटीजर में और इंटीजर कैरेक्टर में आपस में बदल जाते हैं। तो इसी लैंग्वेज के अंदर तो कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के करेस्पॉन्डिंग एक नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, और वो इंटीजर जो होता है वो हमारी आस्काई वैल्यू होती है, ASCII। ये टेबल आप कहीं से भी देख सकते हैं, आस्काई टेबल। तो इसमें हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स की मैं आस्काई वैल्यू बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कैपिटल A की आस्काई वैल्यू होती 65, तो कैपिटल B की क्या हो जाएगी, क्योंकि सारे कैरेक्टर जो अल्फ़ाबेट हैं वो सीक्वेंस में हैं टेबल में, तो 66। इसी तरह से स्मॉल a की आस्काई वैल्यू होती है 97 और 0 की आस्काई वैल्यू होती है 48। तो हमें कई सारी आस्काई 26 आस्काई वैल्यू यहाँ पता चल गई, 26 यहाँ, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक के जो कैरेक्टर्स हो गए, यानी ये जो डिजिट्स हैं ये भी कैरेक्टर्स की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं। तो इसकी आस्काई वैल्यू ये। तो अगर हम ये बोले तो ये स्मॉल a कैरेक्टर कांस्टेंट की बोल रहे हैं, तो कैरेक्टर कांस्टेंट a इज इक्विवेलेंट टू 65, कैरेक्टर कांस्टेंट स्मॉल a इज इक्वल टू 97 एंड 0, दिस इज 0 कैरेक्टर कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट 48 इंटीजर। तो इसको अभी हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी रेंज जो हुई -128 से लेके हो गई 0 से लेके यहाँ -1 आ गया, 0 1 2 3 4 से लेके 127, यानी ये हमारी रेंज ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज हो गई। तो अब ये ध्यान दें कि अगर मुझे कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल लेना है, अब आप यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेन लिखा, कैरेक्टर टाइप का कोई एक वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पे x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे a लिख सकते हैं, यानी कोई भी वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी हम वैलिड और इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट भी अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने कैरेक्टर x बराबर a लिख लिया। दूसरा हम लिख सकते हैं कैरेक्टर y इज इक्वल टू 66। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी दूसरा और भी लिख सकते हैं, इंट टाइप का z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ d। तो ध्यान दें जरा, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है x, इसमें मैं कैरेक्टर कांस्टेंट असाइन कर रहा हूँ जो एकदम सही दिख रहा है और सही है भी। तो इसमें x के अंदर कैरेक्टर a आ गया,
वाई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम 66 इंटीजर असाइन कर रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा नोट में कि कैरेक्टर का इंटीजर में और इंटीजर का कैरेक्टर में आपस में कन्वर्जन हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन। तो 66 इंटीजर को हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, और इसमें जो वैल्यू असाइन होगी वो 66 आस्काई के करेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो असाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा लिखें कैर वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी की आस्काई वैल्यू 66 होगी, ए की 65 है तो बी की 66। तो ये दोनों लाइन सेम है, चाहे आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों का मीनिंग एक ही है एग्जैक्टली, देयर इज नो डिफरेंस। तो यहाँ इंटीजर का कैरेक्टर में टाइप कन्वर्जन हो गया। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इंट टाइप से कन्वर्जन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और नहीं कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे जेड इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे डी मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो क्या होगा कि ये कैरेक्टर जो है इंटीजर में असाइन करना है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू जेड में असाइन हो जाएगी। तो डी की आस्काई वैल्यू क्या होगी, ए की है 65, बी की 66, सी की 67 और डी की 68। तो जेड के अंदर 68 आ जाएगा, जेड में क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट परसेंटेज डी परसेंटेज सी, यहाँ पे x कॉमा एक्स, तो क्या आ जाएगा, पहला परसेंटेज डी यानी a को मैं इंटीजर की तरह प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ 65 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे x को c की तरह प्रिंट करा रहा हूँ कैरेक्टर की तरह, तो यहाँ a आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के केस में भी अगर आप y को भी प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट परसेंटेज c एंड y, तो y में क्या आ जाएगा, y में हमारा 66 के करेस्पॉन्डिंग b है, क्योंकि हमने c से प्रिंट कराया है तो इसका मतलब कैरेक्टर प्रिंट होगा। इसी तरह से अगर मैं प्रिंट परसेंटेज d और z लिखता हूँ तो z में d आ जाएगा, यानी d की आस्काई वैल्यू, यानी कि z में यहाँ d प्रिंट कराना है परसेंटेज d, तो यहाँ पे 68 वैल्यू मेरी आ जाएगी। अब हमें ये समझना है कि कौन से वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हैं, कुछ एग्जाम्पल, और कौन से इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं। तो वैलिड और इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट समझने के लिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए डेफिनीशन में ये था कि वैलिड हो गए और यहाँ पे इनवैलिड हो गए। तो जैसे हमारा ए एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, डॉलर वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, 6 एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। जैसे मैं कोई और डबल ये लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ स्लैश लेता हूँ तो ये भी है, परसेंटेज लेता हूँ तो भी ये हमारे सिंगल कोट के अंदर, ये मेरे सारे वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। अच्छा, अभी हमने ये कहा था कि कभी कभी दो कैरेक्टर भी कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं, तो वो अभी हम समझ लेंगे। तो वो दो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ये जैसे स्लैश एन है, स्लैश टी है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट, ये एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर्स हैं। तो दो या उससे ज़्यादा जो कैरेक्टर्स मिल के एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बनाते हैं, उसे हम एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर बोलते हैं, और इसे अभी हम अलग से पढ़ेंगे। इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से हुए, जैसे मान लिया मैंने डबल कोट्स के अंदर ए रख दिया, तो ये इनवैलिड है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। या फिर मैंने ए और बी, यहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर मैंने सिंगल कोट के अंदर रख दिया, तो भी ये इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि दो कैरेक्टर्स तो हो सकते हैं, लेकिन वो दो कौन कौन से हो सकते हैं, वो केवल एस्केप सीक्वेंस के ही कैरेक्टर्स हैं, जो दो कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर आने के बाद भी एक ही कैरेक्टर के जैसे ट्रीट होते हैं, सिंगल कैरेक्टर की तरह। बाकी के अगर कैरेक्टर्स जो एस्केप सीक्वेंस के नहीं हैं, उनके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें अगर आप सिंगल कोट में रखते हैं दो से ज़्यादा, जैसे ए बी सी या $5, तो ये हमारे सारे के सारे इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हैं, ये इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको समझने से पहले एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एस्केप
सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और बाकी जो लिस्ट है वो आप नेट में या बुक में, किसी भी बुक में एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर कांस्टेंट लिखूँगा और यहाँ पे इसका मीनिंग लिखूँगा। तो ये मैं लिखूँ कैरेक्टर लिखूँ या कैर कांस्टेंट लिखूँ, एक ही बात है। कैरेक्टर कांस्टेंट लिखूँगा और इधर मैं इसकी मीनिंग लिखूँगा। मीनिंग क्या है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं /a, तो ये एक ही कैरेक्टर के बराबर है और ये 1 बाइट की ही मेमोरी लेगा। हालांकि देखने में, विजिबिलिटी में ये 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन ये है रियलिटी में एक कैरेक्टर। जैसे कि ये सिंगल कोट के अंदर a है, उसी तरह से /a भी एक कैरेक्टर के बराबर है और इट विल आल्सो टेक 1 बाइट ऑफ मेमोरी। और इसका मीनिंग क्या है? बेल। तो अगर इस कैरेक्टर को आप प्रिंट कराएंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। तो एक अगर आप प्रिंट कराएंगे तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन अगर आप प्रिंटफ के अंदर कई सारे /a कई सारे रख दें तो आपको बीप की आवाज़ कंप्यूटर से सुनाई पड़ेगी। तो ये हो गया। इसी तरह से जैसे /t, सिंगल कोट के अंदर हमने 2 कैरेक्टर रखे हैं। /t का मतलब टैब की, कीबोर्ड के अंदर जो टैब की होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट 7 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ती है, तो ये टैब की अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो /t प्रिंट कराएंगे। इसी तरह से न्यू लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं तो /n लगाएंगे। इसी तरह से /v वर्टिकल टैब होता है। /r होता है कैरिएज रिटर्न। इसको हम जब स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। इसका मतलब होता है कि ये कर्सर को उसी लाइन के बिगिनिंग में ले आता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ तक प्रिंट कर चुके और इसके बाद /r प्रिंट कराया, तो ये क्या करेगा? कर्सर को इसी लाइन के बिगिनिंग में ले आएगा। तो /r कैरिएज रिटर्न। इसके बाद /b, ये भी इंपॉर्टेंट है। /b इज इक्विवेलेंट टू बैक स्पेस। तो बैक स्पेस की जो कंप्यूटर के अंदर होती है, जो एक लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करती है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग /b होता है। // इज इक्विवेलेंट टू सिंगल स्लैश। अगर आप सिंगल स्लैश को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सिंगल स्लैश प्रिंट नहीं होगा और ना ही वो वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर आप देखिए यहाँ पे सिंगल स्लैश को अगर आप कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो दिस इज इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर फॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है। देखिए हर जगह एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर। तो कुछ कैरेक्टर्स रिजर्व हैं जिनका कि लैंग्वेज के अंदर स्पेशल रोल है। उन कैरेक्टर्स को अगर आप सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। जैसे देखिए सिंगल कोट कैरेक्टर का स्पेशल रोल है लैंग्वेज के अंदर। क्या स्पेशल रोल है? कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो अगर आप सिंगल कोट को भी सिंगल कोट के अंदर रखेंगे तो भी ये इनवैलिड है। इसी तरह से डबल कोट्स को अगर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो भी गलत है, क्योंकि डबल कोट्स का स्पेशल रोल लैंग्वेज के अंदर है। वो क्या रोल है? कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उनके पहले एक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए /सिंगल कोट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल कोट, /डबल कोट्स इज इक्विवेलेंट टू डबल कोट्स। और इसी तरह से अगर आप /क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क के इक्विवेलेंट है, यानी क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराना है तो स्लैश। सीधे सीधे नहीं प्रिंट होगा। अभी हम स्ट्रिंग जब प्रिंट कराएंगे ना तब उस टाइम ये बात और क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से और भी एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर हैं, जैसे /v वर्टिकल टैब के लिए है, /f फॉर्म फीड के लिए है। तो ये और हैं, ये आप देख लेंगे। लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थे कैरेक्टर कांस्टेंट वो हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये जो हमारे एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर हैं, तो ये कैरेक्टर जो है देखने में तो 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये एक ही कैरेक्टर कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है। और इस बात का जस्टिफिकेशन आप आस्काई टेबल से भी ले सकते हैं।
जैसे स्लैश ए जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसकी अगर आस्काई वैल्यू की बात करें, ये बेल कैरेक्टर है तो इसकी आस्काई टेबल के अंदर 7 आस्काई वैल्यू होती है। इसी तरह से टैब की आस्काई वैल्यू जो होगी वो 9 होती है। जैसे आपने देखा था ना कि कैपिटल ए कैरेक्टर कांस्टेंट की 65 होती है, इसी तरह ये जो बेल कैरेक्टर होता है इसकी आस्काई वैल्यू 7 है। इसका मतलब ये 2 कैरेक्टर नहीं बल्कि एक ही कैरेक्टर है और ये 1 बाइट की मेमोरी लेगा। ये ए आस्काई वैल्यू है, दिस इज आस्काई वैल्यू। दूसरा, इसका जस्टिफिकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूँ, जैसे इंट टाइप का मैंने लिखा x और इंट टाइप का y। अब आप x बराबर 5 + 6 लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। लेकिन अगर x बराबर आप लिखें 1 + 2, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ x की जगह y कर लेते हैं, अलग वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये y में मैं 2 कैरेक्टर कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ। तो 2 कैरेक्टर कांस्टेंट ऐड करने का मतलब ये हो गया कि ये प्लस हो रहे हैं, एंड प्लस ऑपरेटर रिक्वायर्स न्यूमेरिक टाइप ऑफ ऑपरेंड, यानी इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट का इंटीजर में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। तो अभी हमने नोट में जो बात कही थी कि कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड टू इंटीजर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, तो व्हेन एवर रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि प्लस इज डिमांडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज। तो प्लस को न्यूमेरिक चाहिए, लेकिन इसके ऑपरेंड में कैरेक्टर है तो ये कैरेक्टर न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 1 की आस्काई वैल्यू जैसे हमने देखा था 0 की 48 होती है, तो 1 की 49 हो जाएगी और 2 की हमारी 50 हो जाएगी। तो y के अंदर 99 आंसर आ जाएगा। y में क्या वैल्यू आ जाएगी 99 आ जाएगी। इसको आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। दूसरा, एक z नाम का एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। अब जैसे एस्केप सीक्वेंस की बात थी ना, तो आप एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर, क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर ही हैं, तो इन्हें भी आप प्लस करा सकते हैं, जैसे /a + /t। तो इससे क्या हो जाएगा, /a की आस्काई वैल्यू 7 थी और इसकी आस्काई वैल्यू 9 थी, तो 9 7 16, तो z में क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। इसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर है कि %d हम तीनों वैल्यूज को यहाँ एक एक स्पेस दे रखा है, तो तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख सकते हैं x y z। तो यहाँ पे क्योंकि मैं %d से प्रिंट करा रहा हूँ तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो इसमें मैंने इंटीजर दिया था, तो यहाँ पे x में 11 आ गया, y में क्या आया 99 आ गया, और z के अंदर क्या आया 7 + 9 = 16। तो यहाँ पे 16 आ गया। तो ये है कि जब भी आप चाहें तो कैरेक्टर को इंटीजर में और इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम जैसे इंटीजर की रेंज की बात करी थी हमने कि अगर जो रेंज है वो -128 से लेके +127 तक होती है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज अगर इस रेंज की वैल्यू में कोई भी असाइन करूँ, कैरेक्टर टाइप का ch नाम का वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने कहा -6, तो ये ch को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा %c ch से, तो -6 के करेस्पॉन्डिंग हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट %c और ch। तो -6 के करेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा -6 के करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो इसके लिए आप जितने भी हमारे आस्काई टेबल के कैरेक्टर्स हैं या जो भी कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल हैं, उन सारे को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर टाइप का i, और यहाँ पे एक लूप लगाया फॉर i = -128 से i इज़ <= 127 लिखें या +127 लिखें, i ++ करा। इससे प्रिंटफ %d एंड /t लगा लेते हैं यहाँ पे, और %c और /newline, और इसके बाद हम प्रिंट कराते हैं i, i। तो देखिए इससे क्या प्रिंट होगा,
जब ये प्रोग्राम कंप्लीट है हमारा, ये फॉर लूप हो गया और इसके बाद ये मेन का ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ हेडर फाइल आप लगा सकते हैं कंपाइलर के अकॉर्डिंग। वैसे तो हैश इंक्लूड जितने भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं करेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहिए, दिस इज द सजेशन। तो अब अगर आप इसको लूप को चलाएंगे तो -128 से लूप चलेगा, तो -128 प्रिंट होगा यहाँ पे, ये आउटपुट विंडो है हमारी। तो -128/t स्पेस आएगा और इसके बाद %c यानी -128 के करेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर न्यू लाइन में कैरेक्टर आ जाएगा, -127 हो जाएगी, आई की वैल्यू ++ होके फिर उसके करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से करके जितने भी होंगे, जैसे 65 में A आएगा, 66 में B आएगा, तो इस तरह से +127 तक के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे प्रिंटेड दिखेंगे। तो इस तरह से करके आप सारे कैरेक्टर्स जो अवेलेबल हैं सी के अंदर उन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं।